प्रिय दर्शकों, आपको सादर नमस्कार। हमारे वेस्टर्न लीगल इंडिया LLP के YouTube चैनल हिंदी में आपका स्वागत है। दर्शकों, पूर्व में हमारे 2 वीडियो में मैंने एक में अपनी प्रस्तावना आपके सामने प्रस्तुत की और दूसरा वीडियो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कि साक्ष्य के नियमों की अवधारणा कब आई, इसके विषय में मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो पूरी आशा है कि आपने देखा भी होगा। आज का ये एपिसोड 1, जिसे हम एपिसोड 1 कहेंगे, अब हम आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कानून के क्लॉज वाइज, सेक्शन वाइज हम आपको इसके विषय में बताना चाहेंगे। और आपको एक बात इस विषय में जानकारी देना आवश्यक है कि वस्तुतः जो सेक्शंस में, धाराओं में जो शब्द हैं, उनके आधार पे हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले आपको उन सेक्शंस को लेकर के एक सरल प्रतिबिंब, एक सरल तस्वीर आपके दिमाग में लाना चाहते हैं। जब ये तमाम एपिसोड्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में फिर हम उन सेक्शंस को उनके धाराओं एवं उनके शब्दों के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह एक तकनीकी कानून है और जब आप इनके सेक्शंस को पढ़ते हैं, जो कि मेरे साथ भी घटित हुआ है जब मैंने अपनी वकालत शुरू की, तो सेक्शंस को पढ़ करके आपको कॉन्सेप्ट तुरंत आपके दिमाग में नहीं आता है, जब तक कि प्रैक्टिकल रूप से इसको आपको समझाया ना जा सके। जहाँ तक मेरी बौद्धिक सीमा का सवाल है, जैसा कि मैंने अपना समझा है, तो इसीलिए मैं दर्शकों, अपने नौजवान साथियों एवं लॉ स्टूडेंट्स जो विधि संकाय के छात्र हैं, उनको मैं एड्रेस करता हूँ और एड्रेस करना चाहूँगा, ताकि वो पहले एक सरल सा सारांश रूप में जो इसका विवरण है वो समझ लें, और समझने के बाद में हम आगे फिर इसकी व्याख्या जो सेक्शन वाइज शब्दों में संदर्भित है उस विषय में हम आपसे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मतलब ये कि 1872 में ये कानून बना और उसी समय लागू हुआ। ये इसकी प्रिलिमिनरी धारा है, दैट इज द सेक्शन 1, धारा A। और इस विषय में आप जानते हैं कि अभी ये कानून कश्मीर में भी लागू है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का कानून कश्मीर में भी लागू है, संपूर्ण भारत में लागू है। लेकिन ये कुछ जो आर्मी की कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, वहाँ पर एक स्पेशल तरीका है ट्रायल का। उस विषय में हम आपको जानकारी अंत में देंगे। वहाँ इसमें कुछ अपवाद है और वहाँ इनका पूर्ण रूपेण वहाँ नहीं लागू होता है। अब सेक्शन 2 रिपील हो चुका है, उस पर ज़्यादा कोई डिस्कशन करने की बात नहीं है। यानी वो आज किताब में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एविडेंस एक्ट 1872 की किताब में सेक्शन 2 नहीं है। अब मैं सेक्शन 3 के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये एक इंटरप्रिटेशन क्लाज है, स्पष्टीकरण का क्लाज है। स्पष्टीकरण मतलब ये कि जिन शब्दों का इस एक्ट में प्रयोग है, जो प्रचलित हैं, जो शब्द, उनको इस सेक्शन 3 में उनका स्पष्टीकरण दिया गया है। तो महत्वपूर्ण ये है कि सेक्शन 3 की पहली क्लाज है कोर्ट्स, न्यायालय। संभवतः आप सभी दर्शक एवं मेरे तमाम सभी नौजवान साथी एवं तमाम देश के नागरिक कोर्ट या न्यायालय का अर्थ समझते हैं। उस पर कोई विशेष बात करने का महत्व नहीं है, ना कोई उसमें कोई तकनीकी बात है कि हम आपको वो समझाएं। सीधा सीधा आप ये समझ लिए कि भारत में जितनी न्यायालय हैं, सबको हम कोर्ट्स कहते हैं। एक कोर्ट संभवतः आर्बिट्रेटर भी होता है, जो कोर्ट के जैसा होता है, परंतु जहाँ पे
आर्बिट्रेशन में आप जानते हैं कि जब दो व्यक्ति अपनी लड़ाई किसी कॉमन एक एग्रीमेंट पे लड़ते हैं, वहाँ कोई डिस्प्यूट होता है, तो स्वतः दोनों पक्षों द्वारा एक आर्बिट्रेटर तैनात किया जाता है। उन दोनों की इच्छा अनुसार वहाँ पे वो निर्णित करता है उनके जो अधिकार, जो उनके कर्तव्य उस एग्रीमेंट में दिए हुए हैं उनके आधार पे। तो वहाँ पर केवल एफिडेविट के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और वही सफिशिएंट होते हैं। वहाँ पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का कोई ज़्यादा प्रचलन नहीं है। तो इसलिए केवल न्यायालय, कोर्ट्स, जिनको अधिकार है सीआरपीसी में गवाही लेने का, उन्हीं के विषय में ये सेक्शन 3 का पहला क्लास है, कोर्ट्स। अब दूसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा कि न्यायालय में जब कोई वकील किसी गवाही से कोई सवाल कर रहा होता है तो अधिकांश माननीय जज महोदय, न्यायाधीश ही कहते हैं कि ये सवाल आपका तत्संगत या तत्संबंधित नहीं है, आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत ही अनुभव की आवश्यकता होती है और जानकारी को सरल तरह से समझने की आवश्यकता होती है। उसी सरलता को समझाने के लिए, सरलता से आपको समझाने के लिए मैं एक शब्द है तथ्य या फैक्ट्स, फैक्ट्स के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि तथ्य क्या हैं, कितने प्रकार के ये तथ्य होते हैं। तो पहले मैं आपको एक बात ये समझाना चाहता हूं कि इस सृष्टि में ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो सब फैक्ट्स हैं, सब तथ्य हैं। उदाहरण के रूप में हवा है, एक फैक्ट है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको महसूस कर सकते हैं। गर्मी है, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। साउंड है, वॉइस है, आप इसको न देख सकते हैं, बस केवल आप इसको अपने कानों जैसी इंद्रियों द्वारा सुन सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कोई गवाह अंधा है, उसको आंख ईश्वर ने नहीं दी है या किसी कारणवश उसकी आंख नहीं रह गई है, अब वो किसी तथ्य को न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकरण के लिए, साक्ष्य की स्वीकृति के लिए लाना चाहता है, तो उसको ईश्वर ने छू के समझने की एक क्षमता दी है। वो भी एक माध्यम है चीज़ों को समझने का। एक ऐसी स्थिति है कि आप कोई फैक्ट, कोई वस्तु आंख से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मोबाइल का एक स्टैंड है, ये एक प्लास्टिक द्वारा निर्मित एक वस्तु है, तो इसको आप आंख से भी देख सकते हैं, छू के भी देख सकते हैं। और जो आपकी मानसिक फैकल्टी है, आपका जो मानसिक ज्ञान है, उसके आधार पर भी आप, यदि कोई आपको ये न बताए कि ये टेलीफोन का स्टैंड है, तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि इसका ये जो स्टैंड में ये दो एक्सटेंशंस हैं, इस पे कोई चीज़ रखी जाती होगी, कोई रखने वाली वस्तु है। उदाहरण के रूप में एक और आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे आपका बैग है और कोई एक अनजान आदमी जो बैग के विषय में कुछ भी नहीं जानता, ना उसका नाम जानता है, ना उससे पहले उसने बैग देखा है, तो अब आंख से वो उस बैग को देख रहा है, उसके नाम के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो खोलेगा तो अपनी मानसिक स्थितियों द्वारा वो ये समझ पाएगा कि ये कोई चीज़ रखने वाली, इसमें कोई चीज़ रखने वाली वस्तु है। तो मूलतः अब किसी भी फैक्ट को कंप्रीहेंड करने के लिए ईश्वर ने हमारे शरीर में जो क्षमताएं दी हैं, जो इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां हैं, वो जिसे अंग्रेजी में सेंसेस कहते हैं, उसके आधार पे हम किसी घटना या वस्तु स्थिति को जानते हैं। अब उसको, वो 5 इंद्रियां क्या हैं? एक हमारी आंख है, एक हमारा मुंह है जिससे हम टेस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कोई आपके सामने कोई खाने वाली वस्तु रखी गई है, तो आपको ये बता भी दिया गया ये खाने वाली वस्तु है। अब आपको उसका टेस्ट पता नहीं है कि ये खट्टी है, मीठी है, तो आप उसको जब जबान पे रखते हैं तो आप कहते हैं ये मीठा है। तो ये मीठा होना है, इट इज ए स्टेज, इट इज ए सर्कमस्टांसेस, ये एक परिस्थिति है उस वस्तु की।
जिसको आप अपने जबान पर रख करके व्यक्त कर सकते हैं। और आप प्रिय मित्रों, दर्शकों, आप जानते हैं कि न्यायालय के सामने जब आप कोई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो आपको बताना होता है अपने मुंह से बोल करके। गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट मीन्स यू हैव टू टेल द कोर्ट्स। तो अब आपने वो खाना चखा तो चख करके आपको पता चला कि ये खट्टा है, मीठा है। तो जबान भी हमारी एक इंद्रिय है जो हमको ये समझाती है कि ये किसी एक तथ्य की या किसी भी परिस्थिति की जानकारी आपको जबान से मिलती है। ये एक दूसरी इंद्रिय है। अब मान लीजिए आप किसी गार्डन में हैं, वहाँ पे उदाहरण के लिए यदि कोई मर्डर हुआ है और उसकी डेड बॉडी कई दिन से वहाँ डिकम्पोज परिस्थिति में पड़ी हुई है, अब उससे एक बदबू आ रही है। आप न्यायालय के समक्ष यदि बयान देने के लिए या पुलिस के सामने जब आपने उस घटना को अनफोल्ड किया, बताया कि मैं गार्डन में वॉक कर रहा था, तभी मुझे एक बदबू सी नाक में आई। जब वो बदबू आई तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि वो बदबू किस जगह से आ रही है। हम चलते चलते गए तो हमने देखा कि एक डेड बॉडी जो डिकम्पोज थोड़ा सा कई दिन से पड़ी हुई लग रही थी, क्योंकि उसकी खाल में कुछ सड़न सी थी। तो अब ये सड़न को सूंघना, इसका एक माध्यम नाक हुई। तो ये तीसरी इंद्रिय है जिसके माध्यम से हम उस तथ्य को, उस फैक्ट को अनफोल्ड किया, उस डेड बॉडी तक पहुंचे और हमने पुलिस को टेलीफोन किया। तो पुलिस जब आपका बयान लिखेगी तो ये लिखेगी, आप बताएंगे उस पुलिस वाले को अपने बयान में कि मैं गार्डन में वॉक कर रहा था। तो गार्डन भी एक फैक्ट है, पेड़ का होना एक फैक्ट है, आपका वॉक करना आपकी ये फिजिकल स्टेट है, आपके शरीर में जो गतिमान होना ये आपकी शारीरिक स्टेट है, आपका ये फिजिकल स्टेट है। ये फैक्ट्स न्यायालय के समक्ष आपको प्रूव करने होंगे और फिर आप उस खुश बदबू को सूंघने के आधार पे आपको ये अनफोल्ड हुआ, ये ज्ञान हुआ कि यहाँ कोई मरा हुआ लेटा है, पड़ा हुआ है, तो आपने पुलिस को बयान दिया। तो एक तीसरी इंद्रिय है नाक, जिससे आप किसी फैक्ट को समझ पाते हैं। तो आप आँख हो गई, आपकी नाक हो गई और आपकी जबान हो गई। अब मान लीजिए कि आप अपने कमरे में बैठे हैं और आपके मकान के अंदर आप बैठे हुए हैं और आपने एक आवाज़ सुनी बचाओ बचाओ की। तो बचाओ बचाओ की आवाज़ जो है ये एक परिस्थिति है, परिस्थिति संगत साक्ष्य है उसका, और ये एक फैक्ट भी है। तो आपको इसका ज्ञान कैसे हुआ कि आपके कानों में आवाज़ आई और यह आवाज़ आपने कानों से फील किया और फिर आप बाहर निकल के गए अपनी आँखों का प्रयोग करके, तो आपने देखा कि एक व्यक्ति को एक व्यक्ति मार रहा है। तो मारने का काम भी ये फिजिकल एक्ट है और ये भी एक फैक्ट है, और जो पिट रहा है वो भी चीख रहा है अपने बचाव में, अपने पीड़ा के कारण। तो ये भी एक फैक्ट है। तो ये आपने कानों से सुना। अब मान लीजिए कि आप जो आपने पहले उदाहरण दिया कि आप एक गार्डन में टहल रहे थे, तो आपने अपने बयान में पुलिस को बताया कि गर्मी का बहुत समय था और मैं अपने गार्डन में चला गया था थोड़ा सा शांति के लिए कि हमको शरीर में हवा लगे। तो अब गर्मी आपने कैसे, आप गर्मी तो दिखा नहीं सकते, ना कोई देख सकता है, गर्मी फील की जा सकती है। स्टेट ऑफ माइंड, आपका जो मस्तिष्क है, ये भी एक इंद्रिय है जिसके कारण आप समझ पाए कि गर्मी है। और इससे रेलेवेंट फैक्ट जो है पसीना है, और आपके शरीर में जो पसीना आ रहा है ये प्रदर्शित करता है कि गर्मी का समय था। और यदि ठंडक का समय है तो आप गर्म कपड़े पहने होंगे, तो गर्म कपड़ों का पहना हुआ होना एक व्यक्ति द्वारा, दिस आल्सो बिकम्स ए रेलेवेंट फैक्ट टू द फैक्ट इन इशू के ठंडक का समय था। तो 5 विशेष इंद्रियां हैं जिसके द्वारा ही हम चीजों को समझते हैं, जो कि सेक्शन 3 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आवश्यक हैं। बट इसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि वैज्ञानिक रूप से प्रूव किए जा सके हैं। वैज्ञानिक रूप से उनको ऑलरेडी उनको वैज्ञानिकों ने उसको नियमानुसार प्रूव करके दिखाया है।
तो इसलिए हम उनको ये बात कहेंगे कि ऐतिहासिक फैक्ट्स कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने की घटना भी एक फैक्ट है, और न्यायालय में अगर ये प्रक्रिया आए तो आप ये कह सकते हैं कि ये घटना भी एक फैक्ट है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। और बहुत ज्योग्राफिकल फैक्ट्स भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत से देश हैं जो भूमध्य सागर में, एशिया में हैं, कुछ यूरोप में हैं, ये ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं। तो ये परिस्थिति ये भी फैक्ट्स जो हैं प्रूव्ड होते हैं। अब मैं आपसे जो बात कर रहा था कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम तथ्यों को कॉम्प्रिहेंड यानी अपने चैतन्यता में लाके समझते हैं, तो उनको अब हम सारांश में कहेंगे। पहली दृष्टि है, ये विजन है। दृष्टि की भावना हमें अपनी आँखों के माध्यम से दृश्य जानकारी को समझने और व्याख्या करने की अनुमति देती है। दूसरा पॉइंट है श्रवण या ऑडिशन, जिसको हम सुनने की इंद्रिय हमें अपने कानों के माध्यम से ध्वनि कंपन का पता लगाने एवं उसकी व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। तीसरा है स्वाद। स्वाद की भावना हमें जीभ पर अपनी स्वाद कलिकाओं के माध्यम से विभिन्न स्वादों को समझने एवं अलग करने की अनुमति देती है। नंबर 4 है गंध। यह गंध की भावना हमें नाक के घ्राण रिसेप्टर्स के माध्यम से विभिन्न गंधों का पता लगाने और उनकी व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। फिर है स्पर्श। इसको सोमैटो सेंसेशन कहते हैं। स्पर्श की अनुभूति दबाव, तापमान, दर्द एवं बनावट जैसी विभिन्न संवेदनाएं शामिल होती हैं, जिनका पता त्वचा से रिसेप्टर द्वारा लगाया जाता है। तो मूल रूप से ये 5 इंद्रियां हैं जिनके आधार पर हम किसी भी फैक्ट को जो इंडियन एविडेंस एक्ट में निर्धारित हैं उनका पता लगाते हैं और उसको हम न्यायालय के समक्ष रखते हैं। और कुछ इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आवश्यक नहीं है कि मैं उनका वर्णन करूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको जानकारी पूरी तौर से हो जाए। ऐतिहासिक तथ्य, ये अतीत की घटनाएं या घटनाएं जो साक्ष्य एवं दस्तावेजीकरण द्वारा समर्थित है। इसमें किताबों में लिखा होता है, वो किताबें मान्य होती हैं, उन घटनाओं का सरकार के गजेट्स में भी लिखा हुआ होना पाया जाता है। वैज्ञानिक तत्व, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया और इस सिद्धांत को स्थापित किया, इसको कठोरता से इसका परीक्षण किया गया, सिद्ध किया गया। ये एक वैज्ञानिक तत्व है जो भी कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियमों में ला सकते हैं। तीसरा है सांख्यिकी तथ्य। ये संख्यात्मक डेटा या आंकड़े हैं जो रुझान, माप एवं संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और आजकल इनका बड़ा महत्व है, इसलिए कि आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया है। तो पूरे गूगल पे तमाम जो डाटा अवेलेबल हैं वो डाटा भी अब ये कुछ न्यायालय इसमें फैसलों में विसंगति है कि ये फैक्ट्स प्रूव्ड है या नहीं है, बट ये भी एक प्रकार के फैक्ट्स हैं जो आप न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष में या अपने प्रतिपक्ष में न्यायालय के समक्ष ला सकते हैं। अब चौथा है भौगोलिक तथ्य। ये पृथ्वी के स्थानों, परिदृश्यों या भौगोलिक विशेषताओं के बारे में विवरण करते हैं। पांचवा है सांस्कृतिक तथ्य। इसमें किसी विशेष समाज या समूह की रीति रिवाजों, परंपराओं, विश्वासों या प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तथ्य भी इंडियन एविडेंस एक्ट की परिधि में आते हैं। और हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मानव संवेदन प्रणाली बहुत ही जटिल है और अतिरिक्त इंद्रियां भी हैं जो हमारे
दुनिया के साथ हमारी धारणा एवं बातचीत में योगदान करती हैं और इसको प्रोप्रियोसेप्शन यानी शरीर की स्थिति एवं गति के बारे में जागरूकता, संतुलन एवं स्थानिक अभिविन्यास की भावना एवं शरीर की आंतरिक परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न आंतरिक इंद्रियां शामिल हैं। मैं साथियों, व्यूअर्स, दर्शकों, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जो 40 वर्षों में हमने न्यायालय में प्रैक्टिस की है, वो चूँकि दिल्ली के अंदर ही की है और यहाँ न्यायालय की भाषा अंग्रेज़ी है, तो मेरी कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं प्रोनाउंसिएशन में, रिसेप्शन में, हिंदी के बोलने में, तो मैं आपसे क्षमा का आकांक्षी हूँ और आप उसको मैं किसी भी प्रकार से न समझें कि मैं तथ्यों को गलत पेश करना चाहता हूँ, बल्कि वो मेरी भाषा की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी समस्या है, जो अचानक सारा कुछ हिंदी में कहने में समस्याएं आती हैं। और मुझे लगता है कि आप मेरे इस वीडियो में जो आपको हम जानकारी दे रहे हैं उसके भाव से अभिभूति करेंगे, ना कि अगर किसी शब्द में किसी प्रकार की कोई गलती हुई है उस विषय में। तो ये आपके सामने एक छोटा सा डिस्कशन था अबाउट द सेक्शन 3 सब क्लास 2 दैट इज फैक्ट्स। कोर्ट्स के विषय में मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये जो डिस्कशन है ये बहुत समझ में आए अच्छी तरह से। मान लिया आप एक शिकायत करता है, फौजदारी के क्रिमिनल केस की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं अभी दीवानी के केस की भी बात करूँगा। चूँकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग हर जगह है और वह न्यायालय जिनको अधिकार है गवाही लेने का, वो तमाम जगह ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग है। और मैं दर्शकों, प्रिय साथियों एवं हमारे नौजवान साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विशेष कर ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने अनुभवों के आधार पे अपने हमने जो कठिनाइयाँ झेली हैं उसके आधार पे ये बताना चाहता हूँ। यदि आप ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और एक अच्छी सेवा अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं, तो इस कानून का जानना आपके लिए इतना आवश्यक है जितना कि सांस लेना आवश्यक है। अभी आपने बीच में कई स्पीचेज में माननीय श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी कहते हुए सुना होगा कि हमारा जो अच्छा स्टफ है वो ट्रायल कोर्ट में यानी नीचे की अदालत में नहीं जाता है, वो केवल अपनी सेवाएं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में देना पसंद करता है। जो मैं ये समझता हूँ कि उनको ट्रायल अगर यदि यूनिवर्सिटीज़ में, क्लासेस में सरल भाषा में, क्योंकि हमारी कानून की किताबें जो अंग्रेजी में हैं, जो बैरियर्स अंग्रेजी में है, वो भी जटिल अंग्रेजी में है, और जो हिंदी में है वो बोलचाल की भाषा में नहीं है, वो बोलचाल की हिंदी में नहीं है, अर्थात उनको समझने में सरलता से बड़ी कठिनाई होती है। और एक छात्र को, कभी कभी मुझे भी पढ़ने में तबीयत ऊब सी जाती है क्योंकि भाषा बोलचाल की नहीं होती है। यही एक कारण है कि मैंने अपना ये वीडियो बनाने का एक निर्णय किया और मैं आपके सामने हूँ। अब मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि ये शब्द जो फैक्ट है, जिसे हम हिंदी में तथ्य कहते हैं, ये क्या है, इसका उपयोग कैसे हो सकता है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, एक्स, उसका एक मोबाइल फोन चोरी हो गया और वो पुलिस थाने में एफआईआर लिखाने गया, जिसे हम प्रथम प्राथमिकी सूचना कहते हैं। जब आप किसी भी मुकदमे को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन में जाना होता है और पुलिस में अपनी शिकायत 154 CRPC में दर्ज करनी होती है। मैं उधर अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। अब आप पुलिस स्टेशन पहुँचे, अफसर ने पूछा, बताइए आपका नाम क्या है। आपने अपना नाम बताया। फिर वो पूछेगा आपसे आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप वो बताएंगे, श्री सो एंड सो। फिर वो पूछेगा आपसे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, फिर आप कहेंगे कि ये मेरा निवास स्थान है। फिर आपसे पूछेगा घटना कब की हुई है, तो आप तारीख बताएंगे, आप
मान लीजिए अगर आपका फ़ोन उसी दिन चोरी हुआ है तो आप उसी दिन की तारीख बताएंगे। फिर पूछेगा किस समय चोरी हुआ है, तो आप वो समय बताएंगे। फिर आपसे वो पूछेगा कि कैसे चोरी हुआ, तो आप ये कहेंगे कि मैं, मान लीजिए कि आप गार्डन में हैं और आप वॉक कर रहे थे, तो आपने, आपके जूते के फीते ढीले हो गए, तो आपने फ़ोन को वहीं कहीं रखा किसी ऐसे स्थान पे, कोई ऐसा ऊंचा सा चारदीवारी थी या कोई स्थान था, और आप जूते के फीते बांधने लगे और आपका इतनी देर में जब आपने जूते के फीते बांध के सर उठाया तो देखा फ़ोन आपका गायब है। अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आपका नाम भी एक फैक्ट है, एक तथ्य है। आपके पिताश्री का नाम भी एक फैक्ट है, एक तथ्य है। आपका निवास स्थान भी आपका ये फैक्ट है, ये डेट भी आपकी फैक्ट है, तारीख भी आपकी फैक्ट है, और फोन भी एक फैक्ट है। और फोन का मॉडल पुलिस वाला पूछेगा, फिर वो भी आपको बताना होगा, वो भी एक फैक्ट है। और जैसा कि आजकल प्रिय दर्शकों आपको पता है, उसमें EMI एक नंबर होता है जिससे कि पुलिस फोन को ट्रेस करती है, वो भी एक फैक्ट है। अब आपको न्यायालय के समक्ष आपकी FIR लिखी गई, चोर पकड़ा गया, आपका फोन भी मिल गया। अब न्यायालय के समक्ष आप अदालत में हैं। अब आपके पक्ष में एक चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दी है और वह चार्जशीट जमा हो गई है। न्यायालय ने आपके मुकदमे का संज्ञान ले लिया है। उसमें एक व्यक्ति Y है जो पकड़ा गया है, जो मुलजिम है, वो या तो जेल में है या उसको जमानत दे दी गई है। अब कोर्ट ने आपके केस पे संज्ञान ले लिया है। मैं उन सेक्शंस में CRPC के नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे चर्चा कर रहा हूं। अब न्यायालय ने आपके फोन की चोरी का और उसकी रिकवरी का एक चार्ज फ्रेम कर दिया है, यानी आरोप पत्र तय कर दिया है उस मुलजिम के खिलाफ। अब आप चूंकि पहले गवाह हैं, शिकायत करता है, अब आपको न्यायालय बुलाएगी गवाही देने के लिए, तो आप वही घटनाक्रम दोहराएंगे कि इस तारीख को मैं इतने बजे गार्डन में वॉक कर रहा था और फिर मैं जूते के फीते ढीले हो गए थे, मैं उसको कसने के लिए मैंने गर्दन झुकाई थी और इसी समय मेरा कोई फोन उठा ले गया। ये आपका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। अब इसमें विपक्ष का, प्रतिपक्ष का वकील पेश होगा। अब वो आपसे पूछेगा कि आप ये झूठ बोल रहे हैं कि आपका नाम ये है, जो भी आपने जो नाम न्यायालय में, जो पुलिस में बताया है। तो ये फैक्ट हालांकि आपको प्रूव करना है, क्योंकि 101 धारा जो सेक्शन एविडेंस एक्ट की है, उसमें जो भी बात आप न्यायालय से कहते हैं वो आप ही को प्रूव करनी होती है। परंतु ये आपका नाम का एक विशेष नाम होना, ये रिकॉर्ड में सरकार के मौजूद है, जिसके आधार पे आपका आधार बना हुआ है, आपका पैन कार्ड बना हुआ है। तो इसमें आपको न्यायालय उनसे यदि आप अपना आधार कार्ड दिखा देते हैं, अपने चेहरे के साथ पहचान पत्र दिखा देते हैं, तो न्यायालय ये प्रश्न उनको पूछने से रोक देगी। हालांकि आधार कार्ड, आपका पहचान पत्र, ये सब रेलेवेंट फैक्ट हैं। फैक्ट इन इशू क्या है? आपका नाम, जिसपे कि प्रतिपक्ष डिस्प्यूट कर रहा है, फिर आपके पिताश्री का नाम। अब मूलतः फोन चोरी का मामला ये विशेष फैक्ट है। इस वाद में सबसे प्रिंसिपल फैक्ट क्या है? आपके फोन का चोरी होना। अब आपको प्रतिपक्ष का वकील कहाँ घेरेगा कि आप ये बताइए कि आप, चूंकि प्रोविजन ये है कि आपका मालिक होना आवश्यक है जो वस्तु आपकी चोरी हुई है। अगर आपके शारीरिक पोजीशन में है तो आप ही की गवाही, आपका ही साक्ष्य जो आप न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे वह पर्याप्त नहीं है दोषी को सजा देने के लिए। अब उसके लिए यदि उसने आपसे पूछ लिया कि आप इस फोन, ये आपका फोन है ही नहीं है, आपने एक झूठा वाद प्रस्तुत किया है, तो यदि आपके पास में उस टेलीफोन के मालिक होने के कागजात नहीं है तो आपका वाद आपके पक्ष में निस्तारण उसका नहीं होगा। तो ये भी एक तथ्य है जो उससे रेलेवेंट है। तो इसी तरह से एक शिकायत में, एक वाद में नाना प्रकार के फैक्ट्स होते हैं।
अब उदाहरण था, आपका फोन एप्पल का था और वो जो फोन उसके पास से रिकवर किया गया वो भी एप्पल का है, उसी मेक का है, उसी EMI नंबर का है, तब आपको वह कागज अपने मिल्कियत का पेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप EMI नंबर बता चुके हैं और आप अपना मेक बता चुके हैं। मोबाइल में एप्पल के मोबाइल में जैसे कि 13 प्लस, 12, 11, 14, तो ये इस तरह से सीरीज चलती है, वो सीरीज आप ऑलरेडी बता चुके हैं। और जो पुलिस ने सीज किया मोबाइल का वो खोला जाता है, तो उसमें से वही ब्रांड, वही EMI नंबर 7 फोल्ड होता है। तो आपका वाद न्यायालय में ये माना जाएगा, न्यायालय समझेगी कि आपने अपना मुकदमा न्यायालय के समक्ष साबित कर दिया है और फिर दोषी को सजा दे दी जाएगी। तो ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्ट की परिभाषा जो सेक्शन 3 के एविडेंस एक्ट की सब क्लास 3 में है, सब क्लास 2 में, सेक्शन 3 के सब क्लास 2 में है। अब हम आपको अगले वीडियोस में इसी सेक्शन 3 के और भी स्पष्टीकरण के विषय में बताएंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट इन इशू, और बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए इस समय मुझे हल्का सा पसीना भी आ रहा है, ये मेरा पसीना ये प्रूव करता है, निर्णित करता है कि इस समय इस कमरे में गर्मी है, और गर्मी एक फैक्ट है, एक तथ्य है। इसकी अनुभूति आप पसीने से कर सकते हैं। तो ये बहुत से ऐसे फैक्ट, ये मेंटल स्टेज का है कि आप हमारे शरीर को गर्मी लगी तो हमारी खाल से पसीना आने लगा, और ये पसीना, ये इसको आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते, इस फैक्ट को न्यायालय नहीं कह सकती, क्योंकि ये ऐतिहासिक अनुभव रहा है मानव जीवन का, और ये प्रूव्ड फैक्ट है। ये आदि काल से जब मानव इस पृथ्वी पे आया तब से ये अनुभव किया जाने लगा है। वह अनुभव भी एक फैक्ट है कि गर्मी में शरीर से पसीना निकलता है, या यदि आपको गर्मी नहीं है और पसीना निकल रहा है तो दूसरी कंडीशन है कि आपको किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह भी होता है, तब भी आपको पसीना आता है। लेकिन परिस्थिति यह है कि यदि साक्ष्य में यह बात आती है कि ठंडक का दिन था और पसीना आ रहा है, तो कोई शारीरिक विसंगति हो सकती है, तो एक दूसरी संभावनाएं पैदा होती हैं फैक्ट के परिभाषा में कि आपको कोई शारीरिक बीमारी भी है, जो मुकदमे में हम आपको आगे समझाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, हमारे दर्शकों, प्रिय दर्शकों, मेरा ये संपूर्ण प्रयास है कि मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझा के ही रहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, और आप इसको इतनी सरलता से समझेंगे। मैं इसको जटिल बना के आपको नहीं समझाना चाहता हूँ, बहुत आसान शब्दों में, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसमें वीडियो में रह जाती हैं। मैं बुकिश नहीं हूँ, हम कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में समझते हैं, फिर उसकी प्रस्तुति आपके सामने करते हैं। दोबारा मैं ये बात कहूँगा कि भाषा में मेरे कोई दिक्कत हो सकती है। आपसे ये मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और आप सब्सक्राइब तो इसको करेंगे ही, मुझे पूरा विश्वास है, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपकी मैं कुछ सेवा कर सकूं इस समय में, जबकि मेरा ये 40 वर्षों का अनुभव है। इसको सार बना के आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि लाखों दर्शक इसको देखें और इसको समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।